आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी हुई एक कहानी, शोक का पुरस्कार। आज 3 दिन गुजर गए। शाम का वक्त था। मैं यूनिवर्सिटी हॉल से खुश खुश चला आ रहा था। मेरे सैकड़ों दोस्त मुझे बधाइयां दे रहे थे। मारे खुशी के मेरी बाँछें खिली जाती थी। मेरी जिंदगी की सबसे प्यारी आरजू कि मैं एमए पास हो जाऊं पूरी हो गई थी, और ऐसी खूबी से जिसकी मुझे तनिक भी आशा न थी। मेरा नंबर अव्वल था। वाइस चांसलर साहब ने खुद मुझसे हाथ मिलाया था और मुस्कुरा कर कहा था कि भगवान तुम्हें और भी बड़े कामों की शक्ति दे। मेरी खुशी की सीमा न थी। मैं नौजवान था, सुंदर था, स्वस्थ था। रुपए पैसे की न मुझे इच्छा थी और न ही कुछ कमी। माँ बाप बहुत कुछ छोड़ गए थे। दुनिया में सच्ची खुशी पाने के लिए जिन चीजों की जरूरत है वह सब मुझे प्राप्त थी, और सबसे बढ़कर पहलू में एक हौसलामंद दिल था जो ख्याति पाने के लिए अधीर हो रहा था। घर आया। दोस्तों ने यहाँ भी पीछा न छोड़ा। दावत की ठहरी। दोस्तों की खातिरबाजों में 12 बज गए। लेटा तो बरबस ख्याल मिस लीलावती की तरफ जा पहुंचा, जो मेरे पड़ोस में रहती थी और जिसने मेरे साथ बीए का डिप्लोमा हासिल किया था। भाग्यशाली होगा वह व्यक्ति जो मिस लीला को ब्याहेगा। कैसे सुंदर है, कितना मीठा गला है, कैसा हंसमुख स्वभाव। मैं कभी कभी उसके यहाँ प्रोफेसर साहब से दर्शन शास्त्र में सहायता लेने के लिए जाया करता था। वह दिन शुभ होता था जब प्रोफेसर साहब घर में न मिलते थे। मिस लीला मेरे साथ बड़े तपाक से पेश आती थी और मुझे ऐसा मालूम होता था कि यदि मैं ईसा मसीह की शरण में आ जाऊं तो उसे मुझे अपना पति मना लेने में कोई आपत्ति न होगी। वह शेली, बायरन और किट्स की प्रेमी थी और मेरी रुचि भी बिल्कुल उसी के समान थी। हम जब अकेले होते तो अक्सर प्रेम और प्रेम के दर्शन पर बातें करने लगते, और उसके मुंह से भावों में डूबी हुई बातें सुन सुनकर मेरे दिल में गुदगुदी पैदा होने लगती थी। मगर अफसोस, मैं अपना मालिक न था। मेरी शादी एक ऊंचे घराने में कर दी गई थी। मैंने अब तक अपनी बीवी की सूरत तक नहीं देखी थी, मगर मुझे पूरा पूरा विश्वास था कि मुझे उसकी संगत में वह आनंद नहीं मिल सकता जो मिस लीला की संगत में संभव है। शादी वे 2 साल हो चुके थे, मगर उसने मेरे पास एक खत भी न लिखा। मैंने 2-3 खत लिखे भी, मगर किसी का जवाब न मिला। इससे मुझे शक हो गया कि उसकी तालीम भी यूं ही सी है। आह, क्या मैं इसी लड़की के साथ जिंदगी बसर करने पर मजबूर होऊंगा? इस सवाल ने मेरे उन तमाम हवाई किलों को ढा दिया जो मैंने अभी अभी बनाए थे। क्या मैं मिस लीला से हमेशा के लिए हाथ धो लूं? नामुमकिन है। मैं कुमुदनी को छोड़ दूंगा, मैं घर वालों से नाता तोड़ लूंगा, मैं बदनाम होऊंगा, परेशान होऊंगा, मगर मिस लीला को जरूर अपनाऊंगा। इन्हीं ख्यालों के असर में मैंने अपनी डायरी लिखी और उसे मेज पर खुला छोड़कर बिस्तर पर लेटा रहा और सोचते सोचते सो गया। सवेरे उठकर देखता हूं तो बाबू निरंजन दास मेरे सामने कुर्सी पर बैठे हैं। उनके हाथ में डायरी थी जिसे वह ध्यानपूर्वक पढ़ रहे थे। उन्हें देखते ही मैं बड़े चाव से लिपट गया। अफसोस, अब उस देवोपम स्वभाव वाले नौजवान की सूरत देखनी भी नसीब न होगी। अचानक मौत ने उसे हमेशा के लिए हमसे अलग कर दिया। वो कुमुदनी के सगे भाई थे। बहुत स्वस्थ, सुंदर, हंसमुख। उम्र मुझसे 2 ही 4 साल ज्यादा थी। ऊंचे पद पर नियुक्त थे। कुछ दिनों से इसी शहर में तब्दील होकर आ गए थे। मेरी और उनकी गाढ़ी दोस्ती हो गई थी। मैंने पूछा, क्या तुमने मेरी डायरी पढ़ ली? निरंजन, हाँ, पढ़ ली। मगर कुमुदनी से कुछ न कहना। बहुत अच्छा, नहीं कहूंगा। इस वक्त किस सोच में हो? मेरा डिप्लोमा देखा? निरंजन, घर से खत आया है, पिताजी बीमार हैं, 2-3 दिनों में जाने वाला हूं। मैं, ओह, शौक से जाइए, ईश्वर उन्हें जल्द स्वस्थ करे। निरंजन, तुम भी चलोगे? न मालूम कैसा पड़े कैसा न पड़े। मैं, मुझे तो इस वक्त माफ कर दो। निरंजन दास यह कहकर चले गए। मैंने हजामत बनाई, कपड़े बदले और मिस लीलावती से मिलने का चाव मन में लेकर चला। वहां जाकर देखा तो ताला पड़ा हुआ है। मालूम हुआ कि मिस साहिबा की तबीयत 2-3 दिनों से खराब थी। आबोहवा बदलने के लिए नैनीताल चली गईं। अफसोस, मैं हाथ मल कर रह गया। क्या लीला मुझसे नाराज थी? उसने मुझे खबर क्यों नहीं दी? लीला, क्या तू बेवफा है? तुझसे बेवफाई की उम्मीद न थी। फौरन पक्का इरादा कर लिया कि आज की डाक से नैनीताल चल दूं।
मगर घर आया तो लीला का खत मिला। कांपते हुए हाथों से खत खोला। लिखा था, मैं बीमार हूं, मेरे जीने की कोई उम्मीद नहीं। डॉक्टर कहते हैं कि प्लेग है। जब तक तुम आओगे शायद मेरा किस्सा तमाम हो जाएगा। आखिरी वक्त तुमसे न मिलने का सख्त सदमा है। मेरी याद दिल में कायम रखना। मुझे सख्त अफसोस है कि तुमसे मिलकर नहीं आई। मेरा कसूर माफ करना और अपनी अभागिनी लीला को भुला देना। खत मेरे हाथों से छूटकर गिर पड़ा। दुनिया आंखों में अंधेरी हो गई। मुंह से एक ठंडी आह निकली। बिना एक क्षण गवाए मैंने बिस्तर बांधा और नैनीताल चलने को तैयार हो गया। घर से निकला ही था कि प्रोफेसर बोस से मुलाकात हो गई। कॉलेज से चले आ रहे थे। चेहरे पर शोक लिखा हुआ था। मुझे देखते ही उन्होंने जेब से एक तार निकालकर मेरे सामने फेंक दिया। मेरा कलेजा धक से हो गया। आंखों के सामने अंधेरा छा गया। तार कौन उठाता है? हाय, मैं हाय मारकर बैठ गया। लीला, तो इतनी जल्दी मुझसे जुदा हो गई। मैं रोता हुआ घर आया और चारपाई पर मुंह ढांपकर खूब रोया। नैनीताल जाने का इरादा खत्म हो गया। 10-12 दिनों तक मैं उन्माद किसी दशा में इधर उधर घूमता रहा। दोस्तों की सलाह हुई कि कुछ रोज के लिए कहीं घूमने चले जाओ। मेरे दिल में भी यह बात जम गई। निकल खड़ा हुआ और 2 महीने तक विंध्याचल, पारसनाथ वगैरह पहाड़ियों में आवारा यूं ही फिरता रहा। ज्यों त्यों करके नई नई जगहों और दृश्यों की सैर से तबीयत को जरा तस्कीन हुई। मैं आबू में था जब मेरे नाम का तार पहुंचा कि मैं कॉलेज की असिस्टेंट प्रोफेसरी के लिए चुन लिया गया हूं। जी तो न चाहता था कि फिर इस शहर में आऊं, मगर प्रिंसिपल के खत ने मजबूर कर दिया। लाचार लौटा और अपने काम में लग गया। जिंदादिली नाम को भी बाकी न रही थी। दोस्तों की संगत से भागता और हंसी मजाक से चिढ़ सी मालूम होती। एक रोज शाम के वक्त मैं अपने अंधेरे कमरे में लेटा हुआ कल्पना लोक की सैर कर रहा था कि सामने वाले मकान से गाने की आवाज आई। आह, क्या आवाज थी! तीर की तरह दिल में चुभ जाती थी। स्वर कितना करुण था। इस वक्त मुझे अंदाजा हुआ कि गाने में क्या असर होता है। तमाम रोंगटे खड़े हो गए। कलेजा महसूसने लगा और दिल पर एक अजीब सी वेदना छा गई। आंखों से आंसू बहने लगे। हाय, यह लीला का प्यारा सा गीत था। पिया मिलन है कठिन बावरी। मुझसे जब्द न हो सका। मैं एक उन्माद सी दशा में उठा और जाकर सामने वाले मकान का दरवाजा खटखटाया। मुझे उस वक्त यह चेतना ही न रही कि एक अजनबी आदमी के मकान पर आकर खड़े हो जाना और उसके एकांत में विघ्न डालना परले दर्जे की असभ्यता है। एक बुढ़िया ने दरवाजा खोल दिया और मुझे देखकर लपकती हुई अंदर आ गई। मैं भी उसके साथ चला। दहलीज तय करते ही एक बड़े से कमरे में पहुंचा। उस पर एक सफेद फर्श बिछा हुआ था। गांव तकिए भी रखे थे। दीवारों पर खूबसूरत तस्वीरें लटक रही थीं और एक 16-17 साल का सुंदर नौजवान, जिसकी अभी मसें भीग रही थीं, मसनद के करीब बैठा हुआ हारमोनियम पर गा रहा था। मैं कसम खाकर कह सकता हूँ कि ऐसा सुंदर स्वस्थ नौजवान मेरी नजर से कभी नहीं गुजरा। चाल ढाल से सिख मालूम होता था। मुझे देखते ही वह चौंक पड़ा और हारमोनियम छोड़कर खड़ा हो गया। शर्म से सिर झुका लिया और कुछ घबराया हुआ सा नजर आने लगा। मैंने कहा, माफ कीजिएगा, मैंने आपको बड़ी तकलीफ दी। आप इस फन के उस्ताद मालूम होते हैं। खासकर जो चीज अभी आप गा रहे थे वह मुझे बहुत पसंद है। नौजवान ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मेरी तरफ देखा और सिर नीचा कर लिया और होठ ही में कुछ अपने नौसिखिएपन की बात कही। मैंने फिर पूछा, आप यहाँ कब से हैं? नौजवान, 3 महीने के करीब होता है। आपका शुभ नाम? मुझे मेहर सिंह कहते हैं। मैं बैठ गया और बहुत गुस्तखाना बेतकल्लुफी से मेहर सिंह का हाथ पकड़कर बिठा दिया और फिर माफी मांगी। उस वक्त की बातचीत से मालूम हुआ कि वह पंजाब का रहने वाला है और यहाँ पढ़ने आया हुआ है। शायद डॉक्टरों ने सलाह दी थी कि पंजाब की आबो हवा उसके लिए ठीक नहीं है। मैं दिल में तो झेपा कि एक स्कूल के लड़के के साथ बैठकर ऐसी बेतकल्लुफी की बातें कर रहा हूँ, मगर संगीत के प्रेम ने इस ख्याल को रहने न दिया। रस्मी परिचय के बाद मैंने फिर प्रार्थना की कि वही चीज छेड़िए। मेहर सिंह ने आंखें नीचे करके जवाब दिया कि मैं अभी बिल्कुल नौसिखिया हूँ। यह तो आप अपनी जबान से कहिए। मेहर सिंह कुछ झेप कर, आप कुछ फरमाइए, हारमोनियम हाजिर है। मैं तो इस फन में बिल्कुल कोरा हूं, वरना आपकी फरमाइश जरूर पूरी करता।
इसके बाद मैंने बहुत बहुत आग्रह किया, मगर मेहर सिंह झेपता ही रहा। मुझे स्वभावतः शिष्टाचार से घृणा है, हालांकि इस वक्त मुझे रोका होने का कोई हक न था। मगर जब मैंने देखा कि यह किसी तरह न मानेगा, तो जरा रुखाई से बोला, खैर तो जाने दीजिए, मुझे अफसोस है कि मैंने आपका बहुत वक्त बर्बाद किया, माफ कीजिएगा। यह कहकर मैं उठ खड़ा हुआ। मेरी रोनी सूरत देखकर शायद मेहर सिंह को उस वक्त तरस आ गया। उसने झेपते हुए मेरा हाथ पकड़ लिया और बोला, आप तो नाराज हुए जाते हैं। मुझे आपसे नाराज होने का कोई हक हासिल नहीं है। मेहर सिंह, अच्छा आप बैठ जाइए, मैं आपकी फरमाइश पूरी करूंगा, मगर मैं अभी बिल्कुल अनाड़ी हूं। मैं बैठ गया और मेहर सिंह ने हारमोनियम पर फिर वही गीत आलापना शुरू किया। पिया मिलन है कठिन बावरी। कैसे सुरीली तान थी, कैसी मीठी आवाज, कैसा बेचैन करने वाला भाव। उसके गले में वह रस था जिसका बयान नहीं हो सकता। मैंने देखा कि गाते गाते खुद उसकी आंखों में आंसू भर आए। मुझ पर इस वक्त एक मोहक सपने की सी दशा छाई हुई थी। एक बहुत मीठा, नाजुक, दर्दनाक असर दिल पर हो रहा था जिसे बयां नहीं किया जा सकता। एक हरे भरे मैदान का नक्शा आंखों के सामने खिंच गया और लीला, मेरी प्यारी लीला, उस मैदान पर बैठी हुई मेरी तरफ हसरत भरी आंखों से ताक रही थी। मैंने एक लंबी आह भरी और बिना कुछ कहे उठ खड़ा हुआ। इस वक्त मेहर सिंह ने मेरी तरफ ताका। उसकी आंखों में मोती के कतरे डबडबाए हुए थे और बोला, कभी कभी तशरीफ लाया कीजिएगा। मैंने सिर्फ इतना जवाब दिया कि मैं आपका बहुत कृतज्ञ हूं। धीरे धीरे मेरी यह हालत हो गई कि जब तक मेहर सिंह के यहाँ जाकर 2-4 गाने न सुन लूं, जी को चैन न आता। शाम हुई और मैं जा पहुंचा। कुछ देर तक गानों की बहार लूटता और तब उसे पढ़ाता। ऐसे ज़हीन और समझदार लड़के को पढ़ाने में मुझे खास मजा आता था। मालूम होता था कि मेरी एक एक बात उसके दिल पर नक्श हो रही है। जब तक मैं पढ़ाता, वो पूरे जी जान से मन लगाकर पढ़ाई में डूबा हुआ रहता। साल भर में अपने भगवान के दिए हुए जेहन के बदौलत उसने अंग्रेजी की अच्छी योग्यता प्राप्त कर ली। मामूली चिट्ठियां लिखने लगा और दूसरा साल गुजरते गुजरते वह अपने स्कूल के कुछ छात्रों से बाजी ले गया। जितने मुदर्रिस थे सब उसकी अकल पर हैरत करते। वो इतना सीधा और नेक चलन था कि कभी भी किसी ने झूठ मूठ उसकी शिकायत नहीं की। वह अपने सारे स्कूल की उम्मीद और रौनक था, लेकिन बावजूद सिख होने के उसे खेल कूद में रुचि न थी। मैंने उसे कभी क्रिकेट में नहीं देखा। शाम होते ही सीधे घर चला आता और पढ़ने लिखने में लग जाता। मैं धीरे धीरे उससे इतना हिल मिल गया कि बजाय शिष्य के उसको अपना दोस्त समझने लगा। उम्र के लिहाज से उसकी समझ आश्चर्यजनक थी। देखने में 16-17 साल से ज्यादा न मालूम होता, मगर जब कभी मैं रवानी में आकर दुर्बोध कभी कल्पनाओं और कोमल भावों की उसके सामने व्याख्या करता, तो मुझे उसकी भंगिमा से ऐसा मालूम होता कि एक एक बारीकों को वह समझ रहा है। एक दिन मैंने उससे पूछा, मेहर सिंह, तुम्हारी शादी हो गई? मेहर सिंह ने शर्मा कर जवाब दिया, अभी नहीं। तुम्हें कैसी औरत पसंद है? मैं शादी करूंगा ही नहीं। क्यों? मुझ जैसे जाहिल गंवार के साथ शादी कौन औरत करना पसंद करेगी? अरे, बहुत कम ऐसे नौजवान होंगे जो तुमसे ज्यादा लायक हों या तुमसे ज्यादा समझ रखते हों। मेहर सिंह ने मेरी तरफ अचंभे से देखकर कहा, आप दिल लगी करते हैं। मैं दिल लगी नहीं, सच कहता हूं। मुझे खुद आश्चर्य होता है कि इतने कम दिनों में तुमने इतनी योग्यता क्यों कर पैदा कर ली। अभी तुम्हें अंग्रेजी शुरू किए हुए बस 3 बरस से ज्यादा नहीं हुए हैं। मेहर सिंह, क्या मैं किसी पढ़ी लिखी लेडी को खुश रख सकूंगा? मैं, बेशक। गर्मी का मौसम था। मैं हवा खाने शिमले गया हुआ था। मेहर सिंह भी मेरे साथ था। वहां मैं बीमार पड़ गया। चेचक निकल आई। तमाम जिस्म में फफोले पड़ गए। पीठ के बल चारपाई पर पड़ा रहता। उस वक्त मेहर सिंह ने मेरे साथ जो जो एहसान किए वह मुझे हमेशा याद रहेंगे। डॉक्टरों की सख्त मनाही थी कि मेरे कमरे में कोई ना आवे, मगर मेहर सिंह 8 पहर मेरे ही पास बैठा रहता। मुझे खिलाता, पिलाता, उठाता, बिठाता। रात भर चारपाई के करीब बैठकर जागते रहना मेहर सिंह का काम था। सगा भाई भी इससे ज्यादा सेवा नहीं कर सकता था। 1 महीना गुजर गया। मेरी हालत रोज बरोज बिगड़ती जाती थी। एक रोज मैंने डॉक्टर को मेहर सिंह से कहते सुना कि इनकी हालत नाजुक है।
मुझे यकीन हो गया कि अब मैं न बचूंगा, मगर मेहर सिंह कुछ ऐसी दृढ़ता से मेरी सेवा शुश्रूषा में लगा हुआ था जैसे वह मुझे जबरदस्ती मौत के मुंह से बचा लेगा। एक रोज शाम के वक्त मैं कमरे में लेटा हुआ था कि किसी के सिसकी लेने की आवाज आई। वहां मेहर सिंह को छोड़कर और कोई न था। मैंने पूछा, मेहर सिंह, तुम रोते हो? मेहर सिंह ने जब्त करके कहा, नहीं, रोऊं क्यों? और मेरी तरफ बड़ी दर्द भरी आंखों से देखा। मुझे तुम्हारे सिसकने की आवाज आई। मेहर सिंह, वह कोई बात न थी, बस घर की याद आ गई। सच बोलो। मेहर सिंह की आंखें फिर डबडबा गईं। उसने मेज पर से आईना उठाकर मेरे सामने रख दिया। हे नारायण, मैं खुद को ही ना पहचान सका। चेहरा इतना ज्यादा बदल गया था। रंगत बजाय सुर्ख के सियाह हो रही थी और चेचक के बदनुमा दागों ने सूरत बिगाड़ दी थी। अपनी यह बुरी हालत देखकर मुझसे जब्त न हो सका और मेरी आंखें डबडबा गईं। वह सौंदर्य जिस पर मुझे इतना गर्व था, बिल्कुल विदा हो गया था। मैं शिमले से वापस आने की तैयारी कर रहा था। मेहर सिंह उसी रोज मुझसे विदा होकर अपने घर चला गया। मेरी तबीयत बहुत उचाट हो रही थी। असबाब सब बांध चुका था कि एक गाड़ी मेरे दरवाजे पर आकर रुकी और उसमें से कौन उतरा? मिस लीला। मेरी आंखों को विश्वास न हो रहा था। चकित होकर ताकने लगा। मिस लीलावती ने आगे बढ़कर मुझे सलाम किया और हाथ मिलाने को बढ़ाया। मैंने भी बौखलाहट में हाथ तो बढ़ा दिया, मगर अभी तक यकीन नहीं हुआ कि मैं सपना देख रहा हूं या हकीकत। लीला के गालों पर वह लाली न थी, न ही वह चुलबुलापन, बल्कि वह बहुत गंभीर और पीली पीली सी हो रही थी। आखिर मेरी हैरत कम न होते देखकर उसने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा, तुम कैसे जेंटलमैन हो कि एक शरीफ लेडी को बैठने के लिए कुर्सी तक नहीं देते? मैंने अंदर से कुर्सी लाकर उसके लिए रख दी, मगर अभी तक यही समझ रहा था कि सपना देख रहा हूं। लीलावती ने कहा, शायद तुम मुझे भूल गए। भूल तो उम्र भर नहीं सकता, मगर आंखों को एतबार नहीं आता। लीला, तुम तो बिल्कुल पहचाने नहीं जाते। तुम भी तो वह नहीं रह गई, मगर आखिर यह भेद क्या है? क्या तुम स्वर्ग से लौट आई? लीला, मैं तो नैनीताल में मामा के यहाँ थी। और वह चिट्ठी मुझे किसने लिखी? और वो तार किसने दिया था? मैंने ही दिया था। क्यों? तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? शायद तुम अंदाजा नहीं कर सकती कि मैंने तुम्हारे शोक में कितनी पीड़ा सही है। मुझे उस वक्त एक अनोखा गुस्सा आया। यह फिर मेरे सामने क्यों आ गई? मर गई तो मरी ही रहती। लीला, इसमें एक गुर था, मगर यह बात फिर होती रहेगी। आओ, इस वक्त तुम्हें अपनी एक लेडी फ्रेंड से इंट्रोड्यूस करवाऊं। वह तुमसे मिलने की बहुत इच्छुक है। मैंने अचरज से पूछा, मुझसे मिलने की? मगर लीलावती ने इसका कुछ जवाब न दिया और मेरा हाथ पकड़कर गाड़ी के सामने ले गई। उसमें से एक युवती हिंदुस्तानी कपड़े पहने हुई निकली। मुझे देखते ही वह उठ खड़ी हुई और हाथ बढ़ाया। मैंने लीला की तरफ सवाल करती हुई आंखों से देखा। लीला, क्या तुमने नहीं पहचाना? मुझे अफसोस है कि मैंने पहले कभी आपको नहीं देखा, और अगर देखा भी हो तो घूंघट की आड़ में क्यों कर पहचान सकता हूं। लीला, यह तुम्हारी बीवी कुमुदनी है। मैंने आश्चर्य के स्वर में कहा, कुमुदनी? यहां? लीला, कुमुदनी, अब अपना मुंह खोल दो और अपने प्यारे पति का स्वागत करो। कुमुदनी ने कांपते हुए हाथों से जरा सा घूंघट उठाया। लीला ने सारा मुंह खोल दिया और ऐसा मालूम हुआ कि जैसे बादल से चांद निकल आया हो। मुझे ख्याल आया कि मैंने यह चेहरा कहीं देखा है। कहाँ? आह, उसकी नाक पर भी तो वही तिल है, अंगुली में वही अंगूठी भी है। लीला, क्या सोचते हो, अब पहचाना? मेरी अकल तो कुछ काम नहीं करती। हूबहू यही हुलिया मेरे एक प्यारे दोस्त मेहर सिंह का भी है। लीला मुस्कुराकर, तुम तो हमेशा निगाह के तेज बनते थे, इतना भी नहीं पहचान सके? मैं खुशी से फूल उठा। कुमुदनी मेहर सिंह के वेश में? मैंने उसी वक्त उसे गले लगा लिया और खूब दिल खोलकर प्यार किया।
इन कुछ क्षणों में मुझे जो खुशी हासिल हुई उसके मुकाबले जिंदगी भर की खुशियां हेच हैं। हम दोनों आलिंगन पाश में बंधे हुए थे। कुमुदनी, प्यारी कुमुदनी के मुंह से आवाज न निकलती थी। हाँ, आंखों से आंसू जारी थे। मिस लीला बाहर खड़ी कोमल आंखों से यह दृश्य देख रही थी। मैंने उसके हाथ को चूम कर कहा, प्यारी लीला, तुम सच्ची देवी हो। जब तक जिएंगे तुम्हारे कृतज्ञ रहेंगे। लीला के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट दिखाई दी। बोली, अब तो शायद तुम्हें मेरे शोक का काफी पुरस्कार मिल गया। इस कहानी को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, ऐसी और भी कहानियां सुनने के लिए आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरे द्वारा अपलोड की गई कहानियों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जल्द मिलूंगी नई कहानी के साथ। नमस्कार।